खबरों को लेकर यूके SSC पेपर को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सीएम धामी ने मामले की सीबीआई जांच का ऐलान किया था और अब सीएम धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। सीएम धामी ने कहा कि युवाओं के भविष्य और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। कई दिन के आंदोलन के बाद सीएम धामी खुद परेड ग्राउंड पहुंचे थे और छात्रों के सामने ऐलान किया था और अब इसे मंजूरी दे दी गई है। छात्रों के आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि धरना स्थल पर सीएम क्यों गए, सीएम झुक गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र हमारा भविष्य हैं, उनके लिए झुकना क्या, सिर भी कटा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने छात्रों के साथ संवाद स्थापित किया और अब उनकी मांगों पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। समय से लगभग 8 दिन हो रहे थे और हमारे सभी प्रदेश के हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन गर्मी में और धूप में वहाँ बैठे थे और वो मांग कर रहे थे। तो निश्चित रूप से ऐसे समय में कुछ लोगों को ज़रूर लगता होगा कि मैं वहाँ क्यों चला गया, मैं झुक गया। मैंने कहा कि उनके लिए झुकना क्या, अगर सर कटाना पड़े तो सर भी कटा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे भविष्य हैं। उनको किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो बीच में एक संवाद ठीक प्रकार से जो नहीं हो पा रहा था, उसमें गैप आ रहा था, तो मैंने स्वयं जाकर वहाँ पर संवाद स्थापित किया है और जो उनकी मांग थी, उनकी मांग के अनुरूप हमने उसको अग्रसारित कर दिया है, अग्रसारित कर रहे हैं। उसकी कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी है। देहरादून और काशीपुर दोनों जगह आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल के बाद अब पुलिस सख्त हो गई है। देहरादून में हुए बवाल की जड़ एक व्हाट्सएप ग्रुप नबी की शान को माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इसी ग्रुप पर आए एक मैसेज के बाद सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग चौकी बाजार में जमा हो गए थे। इसके बाद हालात बिगड़े और देखते ही देखते बवाल की स्थिति बन गई। लेकिन अब पुलिस उपद्रवियों पर सख्त एक्शन करने जा रही है और अब तक करीब 50 उपद्रवियों की पहचान कर ली है। वहीं काशीपुर में भी प्रशासन पूरी सख्ती दिखा रहा है। यहां वेरिफिकेशन ड्राइव तेज कर दी गई है ताकि इलाके में रह रहे संदिग्ध लोगों की पहचान हो सके। बल्कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और जमीनों के दस्तावेजों की भी गहन छानबीन की जा रही है। कि अगर कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा या कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सूरत में उसको बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि ये लोग किस मकसद से इकट्ठा हुए थे, इसके पीछे क्या साजिश थी, कहाँ से ये लोग आए थे और कौन इनको लीड कर रहा था या किसके कहने पे आए थे, उसकी पूरी की पूरी छानबीन की जाएगी। कुछ ऐसे आरोपी भी चिन्हित किए गए हैं जो सीसीटीवी और अन्य वीडियो के माध्यम से पुलिस की जानकारी में आए हैं। लगातार उस क्षेत्र में वेरिफिकेशन की कार्रवाई की जा रही है और यह भी पाया गया है कि जो उन्होंने राशन कार्ड बनवाया है वह गलत कागजातों के आधार पर बनवाया हुआ है। उत्तराखंड को आज 2 नई हेलीकॉप्टर सर्विस का तोहफा मिला। पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के साथ ही हल्द्वानी अल्मोड़ा में बीच अब हर दिन हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा। हेली सर्विस शुरू होने से जहां लोगों की राह आसान होगी, वहीं पर्यटन कारोबार को भी पंख लगेंगे। सीएम पुष्कर धामी ने वर्चुअली हेली सर्विस को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। देखिए हमारी रिपोर्ट। पहाड़ का सफर रोड के जरिए जितना कठिन है, उतना ही मजा यहाँ हवाई सफर में आता है। आलम यह है कि हेलीकॉप्टर की मदद से घंटों का सफर चंद मिनटों में तय हो जाता है। पिथौरागढ़ से मुनस्यारी हो या फिर हल्द्वानी से अल्मोड़ा की दूरी, अब इसे तय करने में सिर्फ 15 मिनट लग रहे हैं। हेरिटेज एविएशन ने दोनों रूट पर हेली सर्विस शुरू कर दी है। ये सर्विस हफ्ते में 7 दिन चलेगी। यही नहीं, इन रूट्स पर हेलीकॉप्टर दिन में 2 चक्कर लगाएंगे, जिससे यात्रियों को काफी आसानी से सीट भी मिल सकेगी। सीएम पुष्कर धामी ने देहरादून से ही हेली सर्विस को हरी झंडी दिखाई। उड़ान योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हेली सेवा का उद्घाटन किया गया है। इसके लिए मैं समस्त पिथौरागढ़ वासियों को बहुत बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। ये सेवा दिन में 2 बार चलेगी। इससे पर्यटकों और स्थानीय जनता को, विशेष रूप से मुनस्यारी की जनता को बहुत लाभ मिलेगा। दोनों रूट पर हेली का सफर कई मायनों में खास है। पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के सफर में लोगों को कई दिलकश नज़ारे भी देखने को मिल रहे हैं। हिमालय की चोटियों के बीच से होने वाला ये सफर यात्रियों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। हल्द्वानी अल्मोड़ा हेली सर्विस शुरू होने से
कौसानी, बिनसर, रानीखेत और कसार देवी की चाह रखने वाले सैलानियों की राह भी आसान हुई है। पिथौरागढ़ मुनस्यारी के बीच हेली की उड़ान मीलम घाटी, खलिया टॉप और बिरथी फॉल जाने वाले पर्यटकों को रोमांचित करेगी। ये इनॉग्रल फ्लाइट है पिथौरागढ़ से लेके मुनस्यारी के लिए, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की उड़ान स्कीम के अंदर और उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लेके ये फ्लाइट पहले शुरू की गई है। एंड यहाँ का तकरीबन फ्लाइंग का जो टाइम लगता है 15 मिनट लगता है। सर, हेली सेवा शुरू होने से मुनस्यारी में पर्यटकों की संख्या जरूर इजाफा होगा, क्योंकि पहले जब हल्द्वानी मुनस्यारी चला तो उससे 10% लगभग टूरिस्ट ज़्यादा आए। उसी प्रकार पिथौरागढ़ मुनस्यारी चलने से भी पर्यटकों की कनेक्टिविटी बहुत जल्दी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा होगी। पहाड़ों में शुरू हुई हेली सर्विस में सबसे ज्यादा फायदा पर्यटन कारोबार को होगा। यही नहीं, स्थानीय लोग भी चंद मिनटों में अपना सफर तय कर सकते हैं। हेली सर्विस बदस्तूर जारी रहे, इसके लिए दोनों रूट पर किराया भी सिर्फ 2500 रखा गया है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये हेली सर्विस इन इलाकों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। हेली सेवा का लाभ स्थानीय लोगों को तो मिलेगा ही, लेकिन पर्यटन कारोबार के लिए ये मील का पत्थर साबित हो सकती है। मुनस्यारी से पिथौरागढ़ के बीच कई ऐसे नज़ारे हैं जो आमतौर पर अगर आप रोड से सफर तय करते हैं तो वो आप नहीं देख सकते हैं। पूरी हिमालय श्रृंखला हेली सर्विस के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोहरे में लिपटी हुई ये वादियाँ निश्चित तौर पर पर्यटकों के लिए किसी आश्चर्य और चमत्कार से कम नहीं है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये हेली सेवा अगर नियमित तौर पर चलती है तो निश्चित तौर पर मुनस्यारी, जिसे कि पर्यटन के मानचित्र में पहले ही जगह मिल चुकी है, वो और अपने इस मुकाम को आगे बढ़ा सकता है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18 पिथौरागढ़। और अब बात सीएम धामी की नई और बड़ी पहल की। विधानसभा स्थित मंत्रियों के दफ्तर धूल फांक रहे हैं। लाख कोशिश के बाद भी मंत्री यहां बैठने को तैयार नहीं है, लिहाजा फरियादी मंत्रियों के घरों के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में अब खुद मुख्यमंत्री धामी ने पहल की है। अब हर महीने 2 बार सीएम विधानसभा के दफ्तर में बैठेंगे। संदेश साफ है, जब सीएम आ सकते हैं तो मंत्री क्यों नहीं। देखिए रिपोर्ट। ये है उत्तराखंड की विधानसभा, जहां सभी मंत्रियों के ऑफिस हैं, लेकिन विधानसभा सत्र छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर मंत्री यहां नहीं बैठते। मंत्री धन सिंह रावत और सौरभ बहुगुणा ही कभी कभी ऑफिस में नजर आते हैं। ज्यादातर मंत्री अपने आवास से ही कामकाज चला रहे हैं। हालत ये है कि अब यहां फरियादी भी नहीं आते। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री को कमान संभालनी पड़ी। मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है कि वो कम से कम महीने में 2 बार विधानसभा ऑफिस में बैठेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद मंत्रियों को भी अपना ऑफिस याद आ जाए। मंत्रीगणों का बैठने का स्थान है। आदरणीय विधायकगण हमारे अनेक कार्यों से यहाँ आते हैं। मेरा भी ये कार्यालय है यहाँ पर, और इस कार्यालय में लोगों का मिलना जुलना भी होता है, सरकारी काम भी होते हैं। तो ये मैंने प्रयास किया है कि मैं महीने में 1 या 2 दिन कम से कम जो है इस विधानसभा के कार्यालय में भी रहूं और लोगों से यहाँ के जो काम हैं यहीं पर उनको निपटाया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री के पास सचिवालय से ऑपरेट करने का ऑप्शन है। अक्सर सीएम सचिवालय में ही बैठकर कामकाज करते हैं, लेकिन मंत्रियों का सिर्फ विधानसभा में ही ऑफिस है। लेकिन ऑफिस से मंत्रियों के दूरी बना लेने से पब्लिक मंत्रियों के घरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। अब मंत्रियों का जवाब क्या है वो देखिए। ये हो जाती है कि यहाँ से लोग निकलने नहीं देते, पब्लिक यहीं पर इतना घेर लेती है। उसके बाद कोशिश होती है कि हम वहाँ पर मैक्सिमम समय दें, और लेकिन अभी कुछ समय से लगातार आपदा चल रही है। और वैसे प्रयास सबको यही करना चाहिए कि हम सब लोग वहाँ पर बैठें। विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में सरकार चाहती है कि जनता से ज्यादा संवाद बना रहे। पहले भी मंत्रियों को रोटेशन में पार्टी दफ्तर में बिठाने की कोशिश बीजेपी कर चुकी है, लेकिन मंत्री टस से मस नहीं हुए। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। चमोली में बारिश थमने के बाद भी पहाड़ों का टूटना अभी भी जारी है। चमोली के बिरही निजपुला मार्ग पर बड़ा भूस्खलन हुआ, जिससे रोड पूरी तरह से बंद हो गई। लैंडस्लाइड इतना ज्यादा खतरनाक था कि पूरे इलाके में धूल का गुबार देखने को मिला, जिससे लोग दहशत में आ गए हैं। आसपास रहने वाले लोगों ने ये तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर ली। वहीं प्रशासन का कहना है कि सड़क से
मलबा हटाने का काम हो रहा था, लेकिन लगातार पत्थरों और मलबे के गिरने से दिक्कतें आ रही हैं। उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक के जिनेत और हरेती गांव में 12 से ज्यादा घर भूधसाव की जद में आ गए और इन घरों में दरारें पड़ गई हैं, जिसके बाद ग्रामीण दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। क्षेत्र में लगातार भूधसाव के हालात बने हुए हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। देहरादून से आएंगे जांच करने के लिए, ठीक है, टाइम लगेगा उसमें। उत्तरकाशी में हुई पत्रकार राजीव प्रताप की मौत के मामले में पूर्व सीएम हरीश रावत ने देहरादून स्थित उनके आवास पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। हरीश रावत का कहना है कि मामले में स्वतंत्र जांच टीम का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच दल पर उन्हें भरोसा नहीं है, क्योंकि जांच से पहले ही पुलिस मान चुकी है कि एक्सीडेंटल केस है। राजीव के परिजनों ने हादसे को खारिज किया है और राजीव की मौत पर संदेह जताया है। को आशंका है कि ये भ्रष्टाचार माफिया जो है उसने ही राजीव प्रताप की जान ली है। अब जो जांच सरकार की बात कर रही है, वो जांच की निष्पक्षता संदेह के घेरे में है। हत्या हुई है किस तरह से सर, वो लगता है कुछ ना कुछ तो हो सकता है, संदेह तो है सर इसमें। सीधा सीधा वो एक्सीडेंट नहीं लग रहा हो। सर हम ये चाहते हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और जो इसमें अगर किसी का हाथ है तो उनको न्याय के कटघरे में उन्हें खड़ा किया जाए। बीजेपी शहीद सम्मान यात्रा का दूसरा चरण चला रही है। इसमें सैन्य धाम के लिए शहीदों के घरों से मिट्टी लाई जा रही है। नैनीताल के शहीद लॉन्स नायक संजय बिष्ट के घर आंगन की मिट्टी को लाया गया। इस दौरान पूरी कोसी घाटी शहीद संजय बिष्ट के नारों से गूंज उठी। शहीद संजय के घर से कैंची धाम तक लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। शहीद परिवार सरकार से मिल रहे इस सम्मान पर बेहद खुश है। हालांकि सरकारी नौकरी का वादा पूरा नहीं होने की कसक भी दिल में नजर आई। ये कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, टाल मटोली कर रहे हैं। और अभी तक मुझे बड़ा दुख है कि ये मेरे बेटे ने देश के लिए कुर्बानी दी और इन्होंने अभी तक मेरी बच्ची को उसके उपलक्ष्य में नौकरी नहीं दी है और मुझे इस बात का बहुत दुख है। कल के निर्देश बेटा देश बहुत अच्छे कर रहे, करने को तो सब अच्छे करे। माँ का तो उनकी बहन को जो कहा गया है वो निश्चित ही नौकरी मिलेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और इस तरह से मैं समझता हूं कि नहीं का सवाल तो नहीं हो सकता है। दशकों से संचार सेवा से महरूम बॉर्डर के गांव अब पूरी तरह मोबाइल नेटवर्क से जुड़ने जा रहे हैं। बीएसएनएल अगले साल तक सभी शेडो जोन में 4G सर्विस देने जा रहा है। मोबाइल सर्विस मिलने से जहां बॉर्डर के गांव की नेपाली नेटवर्क पर निर्भरता खत्म होगी, वहीं चीन और नेपाल बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बलों को भी राहत मिलेगी। देखिए हमारी रिपोर्ट। चीन और नेपाल बॉर्डर पर बसे दर्जनों गांव आज भी ऐसे हैं जहां मोबाइल तो दूर, फोन की घंटी भी कभी नहीं बजी। हालात ये हैं कि नेपाल से सटे इलाकों में भारतीय नागरिक नेपाली नेटवर्क के जरिए देश और दुनिया से जुड़ते हैं। नेपाली मोबाइल सर्विस भारतीयों को महंगी तो पड़ती ही है, साथ ही इससे राजस्व का भी नुकसान होता है। नेपाल बॉर्डर पर तो लोगों को नेपाली सिम राहत दे देती है, लेकिन चाइना बॉर्डर पर बसी व्यास, दारमा और मिलम घाटी के दर्जनों गाँव में अभी भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है। लेकिन अब हालात बदलने जा रहे हैं। उसमें 216 हमने नए टावर ये चारों जिलों में लगाए हमने। उसमें से 178 साइटें पूरी चालू हो गई हैं और 26 साइटें हैं जिनको हमने उसमें से अपग्रेड किया है। बीएसएनएल ने कुमाऊं के 4 पहाड़ी जिलों में करीब 460 4G मोबाइल टावर खड़े कर दिए हैं, जिनमें से 323 टावर कार्यदायी संस्था ने बीएसएनएल को सौंप दिए हैं। फिलहाल बीएसएनएल ने 277 टावर में 4G सर्विस शुरू कर दी है, जबकि बाकी बचे टावरों में अगले साल तक 4G सर्विस शुरू हो जाएगी। 4G सर्विस के लिए सबसे अधिक टावर चीन और नेपाल बॉर्डर पर लगाए गए हैं। यह है कई जगह पर हमारे टावर खड़े हो गए हैं और कई जगह हमारी मशीनें लगनी हैं,
सभी जगह हम मोबाइल कनेक्टिविटी देंगे। हम जो कि हर ग्राम पंचायत तक भी हमने ऑप्टिकल फाइबर को बिछाया है और उससे भी हम ग्रामीण केंद्र जो संचार केंद्र हैं उनका भी संचालन कर रहे हैं। बॉर्डर इलाकों में BSNL, ITBP और SSB की सभी BOP को मोबाइल से जोड़ने जा रहा है, जिससे देश की सुरक्षा में तैनात जवानों को खासी राहत मिलेगी। यही नहीं, इन इलाकों में मौजूद आदि कैलाश, ओम पर्वत, मिलम घाटी और पंचाचूली पहुँचने वाले सैलानियों को भी मोबाइल सर्विस से सुविधा होगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। इन दिनों रामलीलाओं का दौर लगातार जारी है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में तो रामलीलाओं के साथ इंसानी जिंदगी पूरी तरह जुड़ी रहती है। आइए आज हम आपको दिखाते हैं पिथौरागढ़ में टकाना की रामलीला। इस रामलीला का आगाज जिला बनने के बाद सरकारी कर्मचारियों ने किया था, जो आज भी बदस्तूर जारी है। देखिए हमारी रिपोर्ट। कला, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को सजोने में पहाड़ वासियों का कोई सानी नहीं। इसी का जीता जागता सबूत है टकाना की रामलीला, जो आज भी शास्त्रीय संगीत के सुरों को खुद में समेटे हुए है। यहाँ मंच पर कलाकारों का अभिनय किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देता है। पिथौरागढ़ जिला 1960 में वजूद में आया था और इसी के साथ टकाना की रामलीला भी शुरू हुई। इस रामलीला की शुरुआत उन सरकारी कर्मचारियों ने की थी जिनकी तैनाती जिला बनाने के बाद पिथौरागढ़ कलेक्ट्रेट में हुई थी। अल्मोड़े का सरकारी स्टाफ था वो पिथौरागढ़ हुआ। उन्हीं सारे सरकारी स्टाफ ने, जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी थे, उनकी प्रेरणा से पिथौरागढ़ ये कलेक्ट्रेट परिसर के नज़दीक ये टकाना रामलीला का आयोजन स्टार्ट वर्ष 1964 से प्रारंभ हुआ। सौर घाटी की रामलीला जितनी पुरानी है उतने ही ये कलाकार भी मजे हुए हैं। राम के जन्म से लेकर रावण वध तक की पूरी रामलीला यहाँ बखूबी फरमाई जाती है। रामलीला के मंच में बेहतरीन अभिनय के लिए महीनों तक तालीम भी ली जाती है। कलाकारों की बेहतरीन एक्टिंग जहां दर्शकों के लिए मनोरंजन का जरिया है, वहीं रंगमंच से जुड़े कलाकार को अपना हुनर दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है। देखिए, वर्ष 2007 से मैं पर्टिकुलर रावण का पात्रता यहाँ पर कर रहा हूँ। और आप जो बात लगाव की कर रहे हैं, तो मेरा बचपन इन्हीं रामलीला के जो ग्राउंड्स हैं, जो आज ये इस तरह का व्यापक रूप ले चुका है, तो ये हमारा कभी प्लेग्राउंड हुआ करता था और तब से हम लोग इस रामलीला से एसोसिएटेड हैं। मैं यहाँ अभी लक्ष्मण का किरदार निभा रहा हूँ और हमें मतलब 1-1.5 महीने पहले से ही हम प्रैक्टिस करवाते हैं इस चीज़ की, और जिसमें हम मेन भूमिका निभाते हैं योगेश अंकल, जो रावण का किरदार भी निभाते हैं और सारे किरदारों को निखारते हैं। संचार क्रांति के इस दौर में भले ही लोगों के पास मनोरंजन के लाख साधन क्यों ना हो, मगर पहाड़ों में आज भी रामलीला को देखने के लिए लोग दूर दूर से खींचे चले आते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया भले ही कितनी बदल जाए, मगर पहाड़ के लोगों का अपनी कला और संस्कृति प्रेम रत्ती भर भी कम नहीं होता। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।